नमस्कार भाई और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजीत मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा श्री हर्षजीत भाई का। इनका खुद का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है और पिछले 35-40 सालों से उनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। उनकी खुद की कार्स वगैरह है, काफी कार्स है, उनका पूरा पूल ऑफ कार्स है जो रेंटल्स पे उनकी चलती है। पूरे हिंदुस्तान में उनका बिजनेस फैला हुआ है। उसके अलावा उनका एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। एफएमसीजी का इंडस्ट्री का उनका बिजनेस रहा है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एफएमसीजी, टूर्स एंड ट्रैवल्स, काफी विस्तार में उनका बिजनेस फैला हुआ है। और पिछले 30 सालों से ये हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र, ज्योतिष में निरियन ज्योतिष और सायन ज्योतिष, और उसके पश्चात केपी ज्योतिष, अष्टक वर्ग, ये सभी सब्जेक्ट्स का उनको बहुत ही डिटेल में उनको नॉलेज है। और पिछले 30 सालों से उनको प्रैक्टिकल क्लासरूम ट्रेनिंग की उनको एक्सपीरियंस है। हम लोग दोनों यहाँ पे, हम लोग मुंबई से हैं और पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पे क्लासरूम में ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और क्लासरूम में जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है वो 2 साल 3 साल का कोर्स होता है, बाकायदा कोर्स एग्जाम्स के साथ होता है। तो काफी डिटेल्ड उनका एक्सपीरियंस है। कंसल्टिंग भी हम लोग करते हैं और टीचिंग भी करते हैं। तो उनका जो इंडस्ट्री है वो टोटली अलग है। ये एक शौकिया के हिसाब से उन्होंने सीखा था और एज अ हॉबी वो प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे बारे में अभी हर्षजीत भाई बताएंगे। नमस्कार भाइयों, चेतन भाई ने मेरा काफी इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं एक बहुत ही छोटा सा आदमी हूं। मेरा छोटा सा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है। मैं फरसान की फैक्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं। मैंने फरसान का काम बहुत पहले प्रारंभ किया था, फिर मैंने कुछ काल अंतर के हिसाब से मैंने उसको बंद कर दिया। यानी समझो ना 1-2 साल के अंदर मैंने उनको बंद किया। फिर मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज्यादातर मैं अगरबत्ती, पेंडुलम और वेलवेट के पाउच और परफ्यूम्स इंपोर्ट करता हूँ यूएसए बेस, और वो मेरा आज भी चालू है। लेकिन मैं बहुत छोटी मात्रा में करता हूँ, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं करता हूँ, बहुत ही छोटी मात्रा में करता हूँ। परंतु मैं करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग यूएसए में है और वो लोग मेरे को इंडिया बेस बना के मेरे से वो चीज मंगवाते हैं। अभी मैं आपको चेतन भाई का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चेतन भाई लास्ट 15 साल से ये फील्ड के अंदर है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष फील्ड के अंदर है और उनको भी काफी नॉलेज है इस चीज का। और उनके कुछ स्पेशलिटीज है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब्जेक्ट में उसकी स्पेशलिटीज है। मैं इस फील्ड से हॉबी से जुड़ा था 30 इयर्स पहले, और 30 इयर्स पहले मैं हॉबी से जुड़ा और मैंने इसका हॉबी को अभी मैंने रोजी रोटी नहीं बनाया है अभी तक। ये जो मैं आपको दे रहा हूं और आप मेरी मेहनत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो कंटेंट आपको दिया है वो कंटेंट और अमाउंट जो मैंने रखी है वो अमाउंट कोई इतनी बड़ी नहीं रखी है। मैं बंबई के अंदर प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसके ऊपर बंबई में प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूँ। परंतु मैंने कोई ऐसी बड़ी अमाउंट हम लोग ने रखी नहीं है और उसके छोटी अमाउंट में आपको बहुत सारी चीजें दी है। मैं चेतन भाई के बारे में कहूंगा। चेतन भाई लास्ट 35 ईयर्स से आईटी फील्ड सेक्टर में है। यानी एयरलाइंस, फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज और कुछ एयर होस्टेस वगैरह को जो ट्रेनिंग वगैरह देने का कुछ काम होता है वो भी वो करते थे। और लास्ट 35 ईयर्स के बाद और वो कोई ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है उनके साथ जुड़े हुए थे। और साथ साथ में वो ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु भी पढ़ाते थे मेरे साथ ही। हम दोनों एक ही संस्था से जुड़े हुए थे, परंतु कालक्रम के हिसाब से
हम लोग ने वो संस्था छोड़ दी। हमने सोचा कि अभी हम अपने आप को डेवलप करें। ऐसे तो हमारा बिजनेस है, हमको इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हमने देखो आपसे बहुत ही मिनिमम चार्ज लेके इस चीज को प्रारंभ किया है। और मेरा एक मोटो है, देखो मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री में भी एक मेरा मोटो है। और मेरे हर ड्यूटी स्लिप जिसमें हम जो कस्टमर को देते हैं, ड्यूटी स्लिप देते हैं, बिल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके नीचे हम लिखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय मोटो। यानी मेरे कस्टमर मेरे से खुश होने चाहिए। और मेरे कस्टमर आज समझो इतने साल में मेरे पास परमानेंट कस्टमर नियर अबाउट 1000 परमानेंट कस्टमर है टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस के अंदर। और चेतन भाई भी आईटी सेक्टर से है और आज भी वो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और वो आज भी वो किसी को कोई तकलीफ होती है तो उनको पहले फोन आता है किसी भी चीज के लिए। मुझे भी देखो जो भी चीज है, मुझे कुछ ऑपरेट करने नहीं आती है, वो सब चीज यही ऑपरेट करते हैं। इवन मुझे मोबाइल भी बराबर ऑपरेट करने नहीं आता है। मैं खाली एक व्हाट्सएप चेक कर सकता हूँ और फोन आया तो उठा के बात कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा टोटल बिजनेस टूर्स एंड ट्रैवल्स का टोटल बिजनेस व्हाट्सएप पे है। उसके लिए मैं मेरे बेटा, ही इज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर और बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब है उसका बंबई के अंदर। माई डॉटर इज एन चार्टर अकाउंटेंट एंड वन ऑफ माई डॉटर इज एन फैशन डिजाइनर। तो ये लोग मेरे जो मेरा परिवार है उनकी मदद से मैं ये मोबाइल वगैरह ऑपरेट करना सीखता हूँ। बाकी मुझे ऐसे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हाँ, लेकिन आप मुझे टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में पूछेंगे, आप मुझे एस्ट्रोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, उन्होंने बताया नहीं। आई एम मास्टर इन केपी ऑल्सो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी मैं पढ़ाता हूँ, सर्वतभद्र चक्र भी पढ़ाता हूँ, अष्टक वर्ग भी पढ़ाता हूँ। यानी ज्योतिष से जुड़ी हुई सभी शाखाओं को मैंने स्टडी किया है। इवन मेरे कजिन ब्रदर है, वो बंबई के अंदर जितने भी वेद है, वेद पुराण है, उनके वो लेक्चर लेते हैं एवरी सैटरडे। मैं उनसे भी बहुत बहुत बार वेद पुराणों में से अपनी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसके बारे में नॉलेज लेता हूँ। तो ये मैंने छोटा मेरा और चेतन सर का इंट्रोडक्शन दिया है। और आज हम प्रारंभ करते हैं हमारे हस्तरेखा के बेसिक वर्क का। यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक प्लस एडवांस रहेगा। यहाँ पर हम आपको बेसिक यानी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। मैं एक थोड़ी समझ चाहूंगा क्योंकि मुझे कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप बोलना है आपको, उसके लिए मैंने मेरा दूसरा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरी नजर इधर जावे तो आप ये मत समझना कि मैं देख देख के बोल रहा हूँ। मुझे देख के और बैठ के पढ़ाने की आदत नहीं है। मैं हमेशा खड़े रह के ही पढ़ाता हूँ और इवन क्लास बेस्ड ट्रेनिंग भी मैं खड़ा रह के ही देता हूँ। मुझे बैठ के लेक्चर देने की और मुझे किसी किताब को देख के मुझे पढ़ाने की जरा भी आदत नहीं है। मेरे पास सिक्स सेंस भी है और मेरे इंट्यूशन से सब ये निकलता है। उसके लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन की है। ज्वाइन की यानी मेरा हॉबी मैंने बनाया था इसको। जॉब करते करते मैं 1982 में जॉब करता था, उसको मैंने इसको हॉबी बनाया मेरा। और हॉबी के साथ साथ मैं मेरे बिजनेस और ये मेरी हॉबी दोनों, क्योंकि मेरे को मेरे टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस के लिए रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जागना पड़ता था। तो मैं करूँ क्या? मेरे को टीवी का शौक नहीं है, रेडियो गाने वाने का शौक नहीं है। तो मैंने इसको अपनी हॉबी बना लिया था और इस हॉबी के कारण आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और मेरे ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, उन्होंने उनको बहुत ही मैं थैंक यू बोलूंगा कि भाई उन्होंने मुझे वापस सुनने के लिए वापस ज्वाइन किया। और नए स्टूडेंट, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने मुझे सुनने का मीन्स आपने मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आप आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा हस्तरेखा का वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हस्तरेखा शास्त्र क्या है, इसका उद्भव कहां हुआ और ये जीवन में क्यों जरूरी है। आप लोग सब लोग एक पेन और पेंसिल के पेन और नोटबुक रख लेना। ऐसे तो मैंने मेरी किताब के अंदर ये सभी चीजों का जिक्र किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। फिर भी आपको कुछ ऐसा डाउट लगे तो आप चैट के माध्यम से आप मैसेज भेज देना, तो चेतन भाई पढ़ के आपको जवाब दे देंगे। तो ये हस्तरेखा शास्त्र क्या है, इसका उद्भव कहाँ हुआ और ये हाथ से रेखा पढ़ना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हस्तरेखा शास्त्र क्या है।
हस्तरेखा शास्त्र हमारे ज्योतिष शास्त्र की, अभी इसके पहले मैं एक ज्योतिष शास्त्र के बारे में बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो हमारे इतने जो वेद पुराण है उसके अंदर ज्योतिष शास्त्र को वेदों की आंख माना गया है और ये छठे क्रमांक पर आता है। हमारे जितने भी पुराण है उसमें ये 6 नंबर पर आता है, छठे क्रमांक पर आता है। और उसमें 150 प्रकार की फलित ज्योतिष यानी फल कथन करने की माहिती दी गई है ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर। ये ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है वो वास्तु शास्त्र भी है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है वो सामुद्रिक शास्त्र है। और सामुद्रिक शास्त्र के अंदर अंगगणित शाखा है। आप देखेंगे तो आजकल आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फेस रीडिंग देखते हैं, ये भी एक सामुद्रिक शास्त्र की शाखा है। दूसरा हस्तरेखा शास्त्र और पद्धतल शास्त्र, जिसका आज के समय में काफी महत्व रहा है। देखो मेरे पास बहुत लोग आते हैं खाने के लिए, परंतु यहाँ पे जिसके पास दोनों हाथ नहीं है तो मैं उनके पैर की रेखा को देख के मैं फल कथन कर सकता हूं और फल कथन करता भी हूं। अगर दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है तो ये मैं फोरहेड को देख के, ये उनकी आईब्रो, ये नोस्ट्रिल, ईयर्स, माउथ, ये जिसको देख के भी मैं फल कथन करता हूं। मैं बेसिकली उसको फेस रीडिंग बोलूंगा, लेकिन कंप्लीट फेस रीडिंग में मैं पर्टिकुलर देखने के लिए फोरहेड को सबसे ज्यादा यूज करता हूं। यानी आपके जीवन को देखने के लिए मैं फोरहेड को सबसे ज्यादा यूज करता हूं। तो सामुद्रिक शास्त्र की एक शाखा है वो है हस्तरेखा शास्त्र। ये हस्तरेखा शास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये हस्तरेखा शास्त्र का उद्भव हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ है। और वाल्मीकि नाम के एक ऋषि हो गए थे, उन्होंने इस ग्रंथ इस हस्तरेखा शास्त्र को बहुत ही बड़ी मात्रा में उन्होंने लिखा था। और उनकी लिखी हुई एक रचना को अपने किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मैंने मेरी किताब में वो चीज आपको दी हुई है, उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया हुआ है। तो आप उसका जिक्र आपको मेरी किताब से मिल जाएगा। मैंने उसको इंग्लिश में मीन्स उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। और उसके बाद और ऋषि हो गए और महर्षि हो गए और शास्त्रकार हो गए, जिन्होंने इसको बहुत ही भारी मात्रा में यानी इंडिया के अंदर ही इन्होंने बहुत ही इसका फैलाव किया। उसमें एक थे सामुद्रिक ऋषि, जिन्होंने इस शास्त्र का इतना गहरा अध्ययन किया। ये सभी लोगों ने लिखने के बाद ये सामुद्रिक ऋषि हुए, उन्होंने इतना गहरा अध्ययन किया। ये गहरे अध्ययन के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, उसके अंदर मनुष्य के पर्टिकुलर एक एक अंग को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। एक एक अंग से फल कथन लिखा हुआ है कि भाई मनुष्य की उंगली इतनी है, अंगूठा इतना है, पैर ये है वो है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है। उसके हिसाब से उन्होंने पूरा विवरण दिया हुआ था उनकी किताब में। और उन्होंने इसका प्रचार पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया था, सामुद्रिक ऋषि जो हो गए उन्होंने। और कालक्रम के चलते इस सामुद्रिक ऋषि के नाम से ही ये किताब का नाम पड़ा, मीन्स ये सब्जेक्ट का नाम पड़ा सामुद्रिक शास्त्र। और सामुद्रिक शास्त्र के अंदर पर्टिकुलरली बहुत सारे सब्जेक्ट डिवाइड में आ गए। उसमें हस्तरेखा आया, पद्धतल शास्त्र आया, फेस रीडिंग आया, बॉडी लैंग्वेज आया, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी जो आप ज्योतिष में पढ़ेंगे। मेरे ज्योतिष के लेक्चर भी अभी प्रारंभ हो रहे हैं, ये कोर्स खत्म होने के बाद ज्योतिष के लेक्चर भी प्रारंभ करेंगे। उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी से कैसे आदमी को पहचाना जाता है, ये सब सामुद्रिक नाम के जो ऋषि हो गए उन्होंने ये सब चीज हमारे सामने ये रखी। तो हस्तरेखा शास्त्र का उद्भव हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। फिर देखो हमारे हिंदुस्तान के जो सभी व्यक्ति है और जो शास्त्रकार है, जो रिसर्चर है, उनकी एक बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी क्षति है उनके अंदर। कोई भी चीज का हम हिंदुस्तानियों प्रारंभ कर देते हैं परंतु उसको पूर्ण नहीं करते, और उसको पूर्ण फॉरेन के वेस्टर्न कल्चर वाले जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग पूर्ण करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में एक सॉफ्टवेयर मिलता है, गौरवानी करके एक सॉफ्टवेयर मिलता है। आप खाली नेट पे जाके उस गौरवानी सॉफ्टवेयर की रिसर्च निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि गौरवानी जो सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वो भाई साहब, यानी वो जो एस्ट्रोलॉजर है, वो इंडिया में आए थे, वाराणसी गए थे, साउथ में गए थे, हर जगह जाके इंडिया में रह के उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट का उन्होंने स्टडी किया।
उन्होंने स्टडी करने के बाद वहां पे अमेरिका में, यूएसए में जाके उन्होंने उसका बहुत ही प्रचार किया। आज हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से, उनका सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा महंगा सॉफ्टवेयर है। फॉरेन से आता है गोरवानी जी का सॉफ्टवेयर, वो सबसे ज्यादा महंगा सॉफ्टवेयर है। और उन्होंने मैक्सिमम यूएसए की हॉस्पिटल को उसके साथ जोड़ा, ताकि किधर बच्चा पैदा होता है सीधी लिंक उनके पास चली जाती है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ चला जाता है, और उधर उनकी कुंडली तैयार हो जाती है। उन्होंने ये सॉफ्ट के अंदर ग्राफ के माध्यम से भी बहुत ही अच्छा समझाया है। तो किसी को इसका डेमो सॉफ्टवेयर मिले नेट पे से, तो आप डाउनलोड करके उसको देखिए, बहुत ही मस्त और उत्तम सॉफ्टवेयर है। लेकिन समझो ना, मैंने बहुत साल पहले इसकी कीमत निकाली थी, तभी इस सॉफ्टवेयर की कीमत कुछ 50,000 रुपया थी, यानी एडवांस, उस समय का एडवांस सॉफ्टवेयर कुछ 50,000 रुपए का था। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम तो जो परचेस करेंगे, कि जैसे पारासर जी का सॉफ्टवेयर है, फिर एस्ट्रोकॉम का सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें हिंदुस्तान के अंदर मिलते हैं। तो ये हस्तरेखा शास्त्र का उद्भव हमारे हिंदुस्तान में हुआ। अभी इसका इसका महत्व क्या है? देखो, हम जब फल कथन करते हैं, जब हम फल कथन करते हैं, कुंडली से फल कथन करते हैं, तभी हमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। यदि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम कुंडली नहीं बना सकते हैं। हम कुंडली नहीं बना सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? किससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं? तो देखो, प्रेडिक्शन करने की 150 शाखाएं हैं, 150 प्रकार की फलित ज्योतिष की शाखाएं हैं। परंतु एक प्रेजेंट इमीडिएटली अवेलेबिलिटी की किसकी चीज की है? तो इमीडिएटली अवेलेबिलिटी है हस्तरेखा शास्त्र की। यदि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं प्रेडिक्शन किससे कर सकता हूं? तो कि मैं हस्तरेखा से, यानी हाथ की रेखाओं से मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं। 1 मिनट, हम नतीजा दूं। तो हम किससे फल कथन कर सकते हैं? तो क्या हाथ से फल कथन कर सकते हैं। हस्तरेखा का महत्व क्यों है? देखो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तो यू विल गेट एग्जैक्ट, बराबर है। डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यू विल गेट एग्जैक्ट, बट टाइम ऑफ बर्थ में वेरिएशन आता है। तो आप देखेंगे कि टाइम ऑफ बर्थ में अगर वेरिएशन आता है, तो मुझे कुंडली सही है कि गलत है वो कैसे पता चलेगी? तो मुझे देखना है कि कुंडली सही है कि गलत, वो पता करने के लिए हमारे साउथ में एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हो गए, जिनका नाम था कृष्णमूर्ति जी। और ये कृष्णमूर्ति जी ने एक पद्धति निकाली, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जो पद्धति इन्होंने निकाली, उस पद्धति के माध्यम से हम, देखो सभी लोगों को ये आता नहीं है, परंतु हम बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करते हैं। ये बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के बाद मुझे बराबर समय मिला, और वो बराबर समय मिलने के बाद मैं उसके माध्यम से मैं नई कुंडली बनाऊंगा, और फिर मैं फल कथन कर सकता हूं। तो देखो, जब हम हस्तरेखा से फल कथन करते हैं, तो हमारे साथ क्या होना चाहिए? तो अगर वो व्यक्ति की मुझे कुंडली अगर मिल जाती है, तो मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। क्यों प्लस पॉइंट है? मैं देख सकता हूं कि हाथ, ये मेरे हाथ और ये कुंडली दोनों मैच हो रही है कि नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं। आप नए स्टूडेंट हो गए तो उनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि हाथ के अंदर, अगर जो ज्योतिषाचार्य है उनको पता होगा कि कुंडली के अंदर कोई ग्रह अस्त का है, कोई ग्रह वक्री है, कोई ग्रह युति में है, कंजक्शन में है, वो सब हम कुंडली से देख सकते हैं, परंतु हाथ से वो हम देख नहीं सकते हैं। बोलेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको हाथ से देखें। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वो चीज हम हाथ से भी देख सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह वक्री है, कोई ग्रह अस्त का है। अस्त का मतलब कोई बड़ी ट्यूबलाइट के सामने एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की रोशनी मुझे नहीं दिखेगी, उसे हम अस्त का कहते हैं। तो ये मुझे कुंडली से पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि सूर्य के साथ जो कंजक्शन में जो ग्रह आता है,
12 to 13 डिग्री आगे पीछे जो आता है वो अस्त का हो जाता है। परंतु हाथ से कैसे पता चलेगा कि वो ग्रह अस्त का हो गया? तो यहाँ पे मैं एकदम मास्टर यानी जो हमारे मास्टर लेवल के कोर्स की जो है वो मैं बात कर देता हूं। ये सूर्य की उंगली है। ये सूर्य की उंगली के नीचे, पर्टिकुलर ये उंगली के नीचे बराबर बीच में, ये उंगली के बराबर बीच में ये सूर्य का पर्वत होता है। सूर्य का पर्वत कैसा रहता है? तो कि त्रिकोण आकार में रहता है। वो अभी एडवांस में मैं आपको बताते जाऊंगा, सब यहाँ पे ड्राइंग करके बता दूंगा, या तो मैं पिक्चर रख दूंगा। तो ये बराबर उसके मिडल में यहां आता है, तो वो सूर्य मेरा अच्छा है, मेरी कुंडली में अच्छा है। परंतु वो सूर्य का पर्वत, ये उंगली और ये उंगली का ये जो मूल है, ये मूल से दूरी पर होगा, ये मूल से दूरी पर होगा, तो वो ग्रह मेरी कुंडली में कोई भी ग्रह हो, उसके एक्चुअल स्थान से खिसक कर होगा और वो एक्चुअल स्थान से बहुत ही दूरी पे होगा, तो वो ग्रह अस्त का गिना जाता है। तो ये हमें हाथ से भी पता चल सकता है। तो सामने कुंडली भी रेवे और हाथ रेवे, तो हम प्रेडिक्शन करें तो वी विल गेट गुड रिजल्ट। और मैं तो कहूंगा कि जो हस्तरेखा विद है, जो हस्तरेखा शास्त्र से प्रेडिक्शन करते हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज कुंडली और हाथ दोनों मैचिंग करके अगर प्रेडिक्शन करते हैं। देखो, मैं जब प्रेडिक्शन करने बैठता हूं ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई व्यक्ति मेरे सामने होना चाहिए। क्यों व्यक्ति मेरे सामने होना चाहिए? मैं उसकी कुंडली से प्रेडिक्शन करता हूं, हाथ से नहीं कर रहा हूं। मैं कुंडली से भी प्रेडिक्शन करता हूं, तो उसका जो फर्स्ट हाउस है, मुझे फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति की एक्चुअल कुंडली है कि नहीं है। मुझे उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वही है कि दूसरा कोई व्यक्ति है। उसके लिए हस्तरेखा शास्त्र से प्रेडिक्शन करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, मुझे कुंडली हो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, और ना हो तो मैं हाथ से प्रेडिक्शन आराम से कर सकता हूं। उसमें जो चीज आप कुंडली से देख सकते हो, वही चीज आप हाथ से देख सकते हो। अभी आप मेरे को पूछोगे कि भाई मेरे बच्चे की शादी हो रही है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो सामने वाले दहेज मांगेंगे कि नहीं? देखो, आज दहेज यानी डाउरी शब्द बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, परंतु ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई वो डाउरी मांगेगी कि नहीं, मुझे वो देखना है। तो हाथ पे से पता चल सकता है कि उसके ससुराल वाले डाउरी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। ये भी पता चल सकता है कि बेटी ससुराल में जाके सुखी होगी कि दुखी होगी। ये भी पता चल सकता है कि बेटी को, आपने बहुत किस्से ऐसे सुने होंगे कि बेटी भाई ससुराल में गई, उसको जला के मार डाला गया। तो ये भी पता चल सकता है हाथ से कि उस बेटी को ससुराल में गई है तो जला के मार डाला है, मार डालेंगे कि नहीं। तो ये हस्तरेखा से हमें जो चीज कुंडली से पता चलती है, वो चीज मुझे हाथ से पता चलती है। कुंडली के अंदर टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत ही नेसेसरी है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत ही नेसेसरी है। अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे तो यू विल गेट 60 to 80% रिजल्ट, नॉट 100% रिजल्ट। उसके लिए कुंडली से हमेशा फल कथन करने के साथ साथ अगर आप हस्त रेखा से भी फल कथन करोगे तो यू विल गेट गुड एंड एक्सलेंट रिजल्ट। मेरी आवाज और वीडियो आप सब लोगों को बराबर सुनाई दे रही है? ओके, ठीक है। अभी जिन्होंने मेरा जो लास्ट लेक्चर अटेंड किए थे मेरे जो, तो मैं जो लास्ट लेक्चर अटेंड किए थे, उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का जिक्र भी किया था, और मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कुछ बहुत ही कम डिटेल्स दी थी, और इसमें मैंने कम से कम 134 पॉइंट्स दिए हुए हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर। आप बॉडी लैंग्वेज को रिफर करना, क्योंकि देखो हस्तरेखा से जो प्रेडिक्शन करता है, उनको बॉडी लैंग्वेज जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप थोड़े यानी सामने वाले व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक से पहचान नहीं पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सामने आता हुआ व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पता होना चाहिए कि उसको कितना जवाब देना है और कितना नहीं देना है। कि जवाब नहीं देना है, आपको ये पता चल सकता है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि मैंने 134 पॉइंट्स की करीब 134 पॉइंट्स को दिए हुए हैं, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हस्तरेखा परीक्षण, अभी सवाल ये आता है कि हस्तरेखा परीक्षण कहाँ करना चाहिए? तो हस्तरेखा परीक्षण हमेशा ऐसे स्थान पे करना चाहिए
जहां पे कुदरत यानी नेचुरल प्रकाश हमारे घर के अंदर आता हो, हमारी ऑफिस के अंदर आता हो। हमें कभी भी हेलोजन लाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए हाथ देखने के लिए। देखो हाथ में जो ये बड़ी बड़ी रेखा है, यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो रेखा है दिख रही है, ये सब बड़ी बड़ी रेखा है, मुख्य रेखा और गौण रेखा है। ये देखें, यू कैन सी इजीली, यू कैन सी इजीली। परंतु ये रेखा है, अगर आपको हाथ में देखनी है तो जो प्रभाव रेखा जो है, वो प्रभाव रेखा है, आपको जल्दी नहीं दिखेगी। तो हमेशा एक अच्छा लाइट का प्रकाश होना चाहिए, हमारे घर में अच्छे लाइट का प्रकाश आता होना चाहिए। हस्तरेखा यानी हाथ की रेखा देखने का टाइम हमेशा ध्यान रखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बजे तक का टाइम रखो। जब तक नेचुरल लाइट होवे तब तक ही आपको हाथ से प्रेडिक्शन करना चाहिए, उसके अलावा प्रेडिक्शन मत करो। फिर कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी एक खराब आदत है, हम हिंदुस्तानियों की एक खराब आदत है। हमारे हिंदुस्तानियों की नहीं, मैं भी जहां जाता हूं ना, सब लोगों को मालूम है, मेरे को फोन करके पूछते हैं, आज सर संडे आप घर पे है क्या? तो मेरे को बोलना पड़ता है, नो टुडे आई एम नॉट एट होम। क्यों? मुझे पता है, मेरे को अगर पूछते हैं, मेरी माता को मिलने को आना है, मेरी वाइफ को मिलने आना है, मेरे बेटे बेटी को मिलने आना है, तुमको उनको मिलने आना है, तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो कि आप घर पे हो? मुझे मालूम है, मैं कहूंगा कि हाँ मैं घर पे हूं तो 100% दे विल कम। कल की बात है, मैंने एक जन को बोला, नो टुडे आई एम नॉट एट होम, नहीं आए। तो हमेशा अपनी एक खराब आदत है कि हम कहीं शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, ट्रेन में मुसाफरी करते हैं, गेट मीन्स एक साथ में 8-10 जन ट्रेन में मुसाफरी करते हैं, बस में मुसाफरी करते हैं, प्लेन में मुसाफरी करते हैं, तो हमारी एक आदत है कि हम हाथ दिखा देते हैं फटाक से, सर आपको आती है हस्तरेखा, जरा मेरा हाथ देख लो ना। तो एक ध्यान रखिए, कभी भी कहीं भी जाहिर में कभी भी किसी के सामने किसी का हाथ मत देखना। दूसरा, चलती ट्रेन, चलती गाड़ी, चलती बस, प्लेन, कहीं भी मुसाफरी करते वक्त हाथ मत देखना, क्योंकि हाथ जनरली सेकिंग होगा, और सेकिंग होगा तो यू विल नॉट गेट क्लियर पिक्चर ऑन द हैंड, यानी आपको हाथ के ऊपर क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा, आप बराबर प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, बड़ी रेखाओं का भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। यहां पे भी आपको एक मैं बात बता दूं, लोग मेरे को पावरफुल कैमरे से है ना मेरे को भेजते हैं अपना हाथ, बोलते सर मेरा हाथ देख लीजिए ना। मेरे को लिख के भेजना पड़ता है कि आपके हाथ के अंदर ये बड़ी बड़ी रेखा है तो मुझे दिख जाती है, लेकिन आपको मालूम है हमारा ये जो थंब इंप्रेशन लेते हैं, थंब इंप्रेशन ये, और थंब इंप्रेशन पे चक्र है, शंख है, ये जो रेखाएं है वो मुझे नहीं दिखती है। तो वो रेखाओं का भी काफी महत्व है हमारे हाथ के अंदर। अभी आप मेरे हाथ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा पर यव का चिन्ह है मेरे हाथ के अंदर, लेकिन मैं माइक्रोफाइन ग्लास लेके बैठूंगा तो ही मुझे वो यव का चिन्ह दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, तो ही मुझे यव का चिन्ह दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर आप बैठे हो तो आपको कभी भी हाथ नहीं देखना है, जाहिर में किधर भी हाथ नहीं देखना है। आप जिसका हाथ देख रहे हो उसके बारे में आपको गुप्तता रखनी है, किसी को बताना नहीं है, इवन अपनी बीबी, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड, किसी को नहीं बताना है। उसके साथ आई हुई इसकी पत्नी या तो उसके पति को भी नहीं बताना है। बहुत ही खराब इंसिडेंस होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत ही खराब इंसिडेंस हुआ है। मेरे घर पे आए थे पति पत्नी और यहाँ नीचे उतर के मुझे उन्होंने बताया नहीं था कि हम पति पत्नी है। दोनों जन अलग अलग आए, दोनों जन ने अलग अलग हाथ दिखाया, दोनों जन एक दूसरे के सामने बैठ के प्रेडिक्शन करवाने के लिए तैयार हुए। तभी मुझे थोड़ा संशय तो हो गया कि भाई ये लोग कुछ गड़बड़ लग रही है। तो भी मैंने लेडी को बोला आप जरा अंदर जाके बैठिए, मैं इनका भाई आपका हाथ देख रहा हूं। तो बोली नहीं नहीं चले, वो भाई साहब बोलते हैं नहीं कोई वांदा नहीं, बैठने दो। और दोनों के बारे में कुछ ऐसी चीज बताई कि मेरे घर से नीचे उतर के ये दोनों जन झगड़ा करने लगे। तब मुझे पता चला कि ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है। तो एक ध्यान रखिए, हमेशा जब आप फल कथन करते हैं, जब भी आप बैठे हो फल कथन करने, आप अकेले होने चाहिए और सामने जो है वो भी अकेले व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आज के समय में एक ध्यान रखना कि मैं जेंट्स हूं और कोई लेडीज मेरे पास हाथ दिखाने आए तो हो सकता है, देखो हम एस्ट्रोलॉजर है तो इसका मतलब ये मत समझो कि हमारे शत्रु दुश्मन नहीं हो गए, तो हमारे भी शत्रु और दुश्मन हो गए। तो वो क्या करेंगे मुझे फंसाने के लिए किसी लेडीज को भेजेंगे, बोलेंगे इसको तुम किसी भी तरह बदनाम करने की कोशिश करो। तो जब एक जेंट्स हाथ देख रहा है और एक लेडीज हाथ दिखाने आ रही है, उस वक्त उस लेडीज के साथ उसके घर की कोई व्यक्ति होनी चाहिए,
उस समय में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो कि फिर उसके सामने उसको बताना पड़े तो कोई दिक्कत हर्ज मत समझो। या तो आपके ही घर की कोई व्यक्ति आपके साथ बैठी हुई होनी चाहिए। नेता आज तो सीसीटीवी कैमरे की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप सीसीटीवी कैमरा ऐसे लगाओ तो उनको भी दिखे कि भाई इधर सीसी मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगा कि करूंगी, ये सीसीटीवी कैमरा इधर लगा है, तो ऑटोमेटिक हमारे साथ कोई ऐसी गलत घटनाएं नहीं घटेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हस्तरेखा परीक्षण करते हो तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब हस्तरेखा परीक्षण करने जब आप बैठते हो तभी आप भी फ्रेश होने चाहिए, सामने वाला भी फ्रेश होना चाहिए। सामने वाले ने भरपेट भोजन नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने भरपेट भोजन किया होगा, देखो ये साइंटिफिक है, आप एकदम फुल खाना खा के बैठिए, खाना खा के बैठिए, आपके शरीर क्योंकि वो खाने को डाइजेशन करने के लिए आपके शरीर के अंदर रक्त संचार की मात्रा एकदम तेज हो जाती है, और वो रक्त संचार की मात्रा तेज होने की वजह से उसके हाथ के जो कलर है उसमें आपको वेरिएशन मिलेगा, एक्चुअल कलर देखने को नहीं मिलेगा। फिर क्या है, अगर वो व्यक्ति बैठा नहीं है, बाहर से चल के आया है, तो हाथ तो ऐसे नीचे रखे होंगे, अगर उसने हाथ ऐसे नीचे रखे होंगे तो ये पूरा ब्लड नीचे की ओर आ गया, इधर नीचे की ओर आ गया। तो जब हम हाथ देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि हाथ हमेशा इस पोजीशन में होना चाहिए, इस पोजीशन में, ये एल शेप की पोजीशन में हाथ होना चाहिए जब हम हाथ के कलर देखते हैं तभी। अगर हाथ के कलर देखने के लिए ये पोजीशन में हाथ नहीं होगा तो आप गलत प्रेडिक्शन करोगे। क्यों? क्योंकि हाथ की हथेली के कलर का भी इंपॉर्टेंस है। हाथ के ये जो पर्व है, यानी उंगलियों के पर्व है, ये बैक साइड का जो पोर्शन है उसका भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कलर चेंजेस होते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हाथ के ऊपर जो कलर है उसको देखने के लिए मेरा हाथ इस तरह एल शेप में होना चाहिए। बाहर से आए हुए व्यक्ति का तुरंत ही हाथ मत देखो, बाहर से देखो। जब आप प्रेडिक्शन करने बैठते हो तब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, आपको कुंडली दिखाने आता है कि हस्त परीक्षण करवाने आता है, तो एक ध्यान जरूर रखना, आए हुए व्यक्ति से कभी भी सेकंड मत करना। आए हुए व्यक्ति से कभी सेकंड मत करना, नहीं तो आपको मालूम होगा आज तो कोरोना की वजह से सब लोग हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो आप देखो जब भी जाते तो सीधा सेकंड करते थे। तो एक ध्यान रखिए कि कभी भी सेकंड मत करना आए हुए व्यक्ति के, क्योंकि उसके कैसे वाइब्रेशन है आपको मालूम नहीं है। क्योंकि आप तो सुबह पूजा पाठ अर्चना करके बैठे हैं तो आपके अंदर एकदम अच्छे वाइब्रेशन है, लेकिन उसके वाइब्रेशन कैसे है अपने को पता नहीं है, तो उसके साथ कभी भी हाथ मत मिलाना। ये पॉइंट हो गए। अभी बैठना कहाँ चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे स्थान पे बैठो जहां नेचुरल प्रकाश आता हो। दूसरा, ऐसा स्थान पसंद करो जहां पे न्यूसेंस ना हो, न्यूसेंस यानी कोई आवाज ना हो। दूसरा, ऐसा स्थान पसंद करो, देखो यहाँ पे मैं दो चीज को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस दूंगा। जब हम हस्तरेखा का प्रेडिक्शन करने बैठे हैं तो एक तो हमारी ब्रीथिंग, हमारी जो सांस चलती है वो ब्रीथिंग, और हम ऐसे स्थान पे बैठो कि बाहर आते जाते हुए व्यक्तियों का हम निरीक्षण कर सके, या तो कौवे, चिड़िया, कबूतर, इस चीज को हम देख सके, ऐसी ऐसी चीजों को, नेचर को हम देख सके, ऐसा यानी नेचुरली हम सब चीज देख सके। इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि जब व्यक्ति आपके पास हाथ दिखाने आता है ना, तभी सडनली वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेडीज को ये हाथ दिखाने आई, प्रेग्नेंट है, सडनली क्वेश्चन पूछ लेगी, सर मेरे हाथ में से बताओ कि मेरे को लड़का होगा कि लड़की होगी। देखो, इट इज टू मच इजी टू गिव आंसर कि आपको लड़का होगा कि लड़की होगी, बट ऑन द स्पॉट सडन जब कोई अटैक मारेगा तो आपके पास रास्ता क्या है? तो आपको जब चिड़िया, कबूतर, कौवा, आपको इसके मेल फीमेल पहचानने को आने चाहिए, ठीक है, वो नहीं आते हैं तो रास्ते पे से समझो अभी कोई लेडी निकल रही है, अकेली लेडी निकली, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई तेरे को लड़की ही होगी। या तो लड़का निकल रहा है तो बोल सकते हैं कि तेरे को लड़का ही होगा। चलो वो भी छोड़ो कि भाई आप एकदम एयर कंडीशन पैक रूम में बैठे हो तो क्या करोगे? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब एयर कंडीशन पैक रूम में बैठे हो तो यहाँ पे है ना स्वर्ग ज्ञान, यानी कुंडलिनी शक्ति का उपयोग करना। हम आगे चल के इसको भी, ये सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे, ये क्योंकि ज्योतिष की भी ये एक शाखा है और बहुत ही महत्व रखती है। अगर ये आपकी जागृत हो गई तो आपको इतनी सारी पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब आपका सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाएगा। तो ये कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से द्वारा हम जवाब दे सकते हैं। तो कैसे जवाब दे सकते हैं? कि हम ब्रीथिंग इन कर रहे हैं और किसी ने सवाल पूछा,
हम ब्रीथिंग इन कर रहे हैं और किसी ने कोई सवाल पूछा कि भाई ये चीज मुझे लड़का होगा कि लड़की होगी, अगर मैं इन कर रहा हूं तो लड़का होगा और मैं एक्सेल कर रहा हूं तो लड़की होगी। मैंने क्यों ऐसे जवाब दिया? क्योंकि आज सब समाज के अंदर लड़के की चाहत ज्यादा रखते हैं, लड़की की चाहत बहुत कम लोग रखते हैं। लड़के की चाहत क्यों? क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद हमारा 12वां 13वां कौन करेगा? हमारी लड़की नहीं करेगी, हमारा लड़का ही करेगा। इस वजह से लोग लड़की की चाहत ज्यादा रखते हैं और रेशियो ऑफ द वुमन इज लेस। कितना लेस है कि 1000 पर्सन के सामने 850 लेडी है, खाली 1000 मनुष्य के सामने, आदमी के सामने 885 लेडी है, यानी 150 लेडीज कम है। तो एक हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ही लोग, कम लोग हैं जो लड़की की इच्छा रखते हैं, बाकी लड़के की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे ब्रीथिंग और यानी इनहेल और एक्सेल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। फिर किस चीज को इंपॉर्टेंट देना है? तो जब आप हाथ देखने बैठते हैं तो देश काल की परिस्थिति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। अगर मैं आज यूएसए में हूं और यूएसए में किसी व्यक्ति ने, यानी 65-70 ईयर्स की कोई लेडी आएगी, कहेगी सर मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरा हाथ देख के या तो मेरी कुंडली देख के कुछ बताओ, तो मैं कहूंगा कि भाई आपको दूसरे शादी के योग है। ओहो, सेकंड मैरिज के योग है मेरे को, ये लो $1000 ले लो। वो मेरे को $1000 दे देगी। लेकिन मैं यहाँ पे इंडिया में किसी 65-70 ईयर्स की लेडीज को बोलूंगा कि आपको शादी के योग है ये उम्र में, तो फट से मेरे को एक लाफा मारेगी, बोलेगी मेरे को तो ये उम्र में शादी करवाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए देश काल की परिस्थिति के अनुसार उसके अनुसार ऋतुओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 6 ऋतु है, परंतु हम जिस देश काल के अंदर रहते हैं उस देश काल की ऋतुओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और ऋतुओं के माध्यम से और देश काल की परिस्थिति के अनुसार मुझे हमेशा फल कथन करना चाहिए। अभी मैं पहाड़ी इलाके में जाऊंगा तो जनरली वहां के लोगों के हाथ मुझे गादी वाले ही मिलेंगे, मोटे ही मिलेंगे, जाड़े ही मिलेंगे, प्लस हाथ में खून ज्यादा मिलेगा। मैं बर्फीले इलाके में जाऊंगा तो मुझे हाथों में लालस यानी लाल लाल रक्त वर्ण दिखने को मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए जब मैं जहां भी फल कथन करने बैठता हूं वहां की परिस्थिति के अनुसार मुझे फल कथन करना चाहिए। अन्यथा मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान के हिसाब से ही मैं यूएसए में फल कथन करूंगा तो आई विल बी रॉन्ग देयर, आई विल बी रॉन्ग देयर। अभी यहाँ से फॉरेन से भी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको भी मैं बता दूं कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे आगे तो आप कनाडा रहते हो कि यूएसए रहते हो कि यूके रहते हो कि जहां भी रहते हैं आप, उस उधर की परिस्थिति के अनुसार, उधर की क्लाइमेट के अनुसार आपको फल कथन हमेशा करना चाहिए और उधर की व्यक्तियों के नेचर के अनुसार आपको फल कथन करना चाहिए। क्योंकि देखो हम हिंदुस्तान के अंदर देखो, अगर मैं पंजाब में जाता हूं इतना बड़ा लस्सी का ग्लास पी सकते हो उधर, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, गुजरात में रहूंगा तो इतना बड़ा लस्सी का ग्लास मैं नहीं पी पाऊंगा, मैं इतना ही लस्सी का ग्लास पी पाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए देश काल की परिस्थिति के अनुसार आपको फल कथन करना चाहिए। फिर ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे उपद्रव यानी न्यूसेंस आवाज ना हो। नहीं तो आप देखते हैं कि भाई अभी जो मैं लेक्चर देने बैठा हूं, मैं स्टूडियो में बैठा हूं अभी लेक्चर देने आपको, लेकिन मैं ये जो स्टूडियो है वो रेलवे ट्रैक के बहुत ही करीब है। तो कभी कभी है ना बहुत ही न्यूसेंस आता है, तो भी मैंने उनको स्टूडियो वाले को बोला है कि भाई तू ये थोड़ा साउंड प्रूफ बना दे मेरे को। तो उन्होंने सब थर्मोकोल डाल डाल के सब चीज ब्लॉक करके रखी हुई है। तो हमेशा ध्यान रखें जहां पे न्यूसेंस हो ऐसे स्थान में मत बैठिए। हाथ का परीक्षण करने के लिए कोई अपवित्र स्थल हो, देखो मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि मैं स्मशान में भी गया हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं ठीक है वो तो अभी आदमी मर गया, वो कोई वापिस आने वाला नहीं है, लेकिन वहां पे हमें उसकी एक मर्यादा का पालन करना है। लेकिन वहां पे भी लोग है ना मुझे हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, बोलते तेरे पास मोबाइल है ना, ये लेना है, मैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देता हूँ, कुंडली डाल के देख के मेरे को ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बता दो ना, आंसर बता दो ना। तो एक ध्यान रखिए कि अपवित्र स्थल हो ऐसे स्थानों पे भी हमें प्रेडिक्शन करने नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपवित्र स्थल के ऊपर नेगेटिविटी का फ्लो ज्यादा रहता है और उस समय पे हमारे शरीर के अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। हम क्यों स्मशान में जाके आके नहाते क्यों है? नहाते इसके लिए है क्योंकि जब डेड बॉडी जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा बाहर निकलता है
और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं, फिर वो जो राख उड़ती है वगैरह उसको भी हमारे शरीर के ऊपर आता है, उसके लिए हम घर पे आके नहाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे उपद्रव वाले स्थान में कभी भी आप ये मत कीजिए। फिर उसके आगे चलते हैं कि कोई भी ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह हो, शादी ब्याह का माहौल हो, बर्थडे पार्टी हो, कि सामाजिक सम्मेलन हो, ऐसे स्थानों पे भी कभी भी प्रेडिक्शन करने मत बैठना। और उधर प्रेडिक्शन करोगे और समझो आपने किसी के बारे में कुछ गलत भी बोल दिया और उसके जीवन में वो घटना हो गई, तो हो सकता है कि वो 10 लोगों ने सुनी होगी और 10 लोगों ने सुनी होगी और वो बेचारे व्यक्ति की अच्छी घटना हुई तो ठीक है, लेकिन कोई बुरी घटना हो गई तो 10 व्यक्तियों ने सुनी होगी तो बोलेगा ये व्यक्ति ही बेकार है। तो ऐसे जाहिर स्थल पे, सामाजिक फंक्शन हो, बर्थडे हो, ऐसे आदि स्थानों पे भी हमें प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं बता दूं, जो हस्तरेखा देख रहे हैं, यानी समझो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कल उठ के आप भी मेरे स्थान पे आएंगे और मैं इनविटेशन दूंगा। यहाँ पे जो बंबई में है उनको मैं इनविटेशन दूंगा कि कल आके एक लेक्चर जूम पे देवे कि भाई उन्होंने क्या पढ़ा है, कितना नॉलेज लिया है, वो आके बंबई में आवे और लेक्चर देवे। आई विल बी वेरी हैप्पी। तो एक ध्यान रखिए कि जो ज्योतिषाचार्य है उसको क्या कहते हैं, तो कि ज्योतिषाचार्य, देखो हम तो सिर्फ ज्योतिषाचार्य ही बोलते हैं, लेकिन उसे हम देवज्ञ कहते हैं। देवज्ञ, हम उसे देवज्ञ कहते हैं। और जो हमें हाथ दिखाने आता है, कुंडली दिखाने आता है, उसे हम जातक कहते हैं। ना व्यक्ति कहते हैं, ना मनुष्य कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे हम सिर्फ जातक ही कहते हैं। जातक यानी जो दिखाने आया वो, और देवज्ञ यानी जो देख रहा है वो। यहाँ पे और एक बात नोट डाउन कर लीजिए कि जब आप हस्त परीक्षण करने बैठते हैं तो एक ध्यान रखिए कि हमेशा शत्रु भी आए ना, दुश्मन भी आए ना, तो निस्वार्थ भाव से उसका फल कथन करना। ये मत समझना कि मेरा शत्रु है तो उसकी अच्छी बातें नहीं बताऊं, गलत बात ही बताओ, उसको उसको खड्डे में गिरा दूं। ऐसा भेदभाव कभी मत रखना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आपके शत्रु भी आवे दिखाने के लिए, तो निस्वार्थ भाव से, बिना कोई राग द्वेष रखे हुए। और मैं एक बात बता दूंगा, जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, कुंडली देखते हैं, हस्तरेखा से परीक्षण करते हैं, यदि वो राग द्वेष रखते हैं तो जरा भी अच्छी बात नहीं है। यानी हमें कभी भी राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। मेरे या मेरे कितने भी भयंकर दुश्मन से, जैसे तो मेरे कोई दुश्मन है ही नहीं, पहले मैं बता दूं, मेरे मित्र भी कम है और ना मेरे कोई दुश्मन है। और जो भी दुश्मन है उनको मैं हमेशा नमन करता हूं, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूं। ये मेरी स्पेशलिटी है, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूं। तो उनको भी आप भी निसंकोच होकर उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनको गलत चीज मत बताइए। दूसरा, हाथ का मैंने परीक्षण करने के लिए तो बता दिया था कि भाई इस तरह हाथ रखना है, परंतु कोई व्यक्ति का अगर हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और मुझे उसका फल कथन करना है तो मैं किस तरह करूंगा। दोनों हाथ नहीं है तो मैं उसको पैर से फल कथन करना है। तो जब व्यक्ति का मुझे पैर से फल कथन करना है तो पैर के भी रंग को मुझे देखना है। तो हमेशा उसको सर्वप्रथम पद्मासन में बिठा दीजिए। पद्मासन में यानी नीचे पलांटी मार के बिठा दीजिए, और पलांटी मार के बैठे, उसके बाद ही आप उसका फल कथन कीजिए कि पग का कलर आप देख सकते हैं, पैर की रेखा देख सकते हैं। पद्धतल शास्त्र भी बहुत ही अच्छा शास्त्र है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति आपके पास फल कथन करवाने यानी हाथ की रेखा दिखवाने आता है, तो एक ध्यान रखिए, किसी भी शुभ घटना, उसके जीवन में घटने वाली शुभ घटना या तो उसके जीवन में घटने वाली अशुभ घटना का जिक्र सडनली मत करना। क्योंकि अगर आपने अच्छी या तो बुरी होने वाली घटनाओं का जिक्र अगर सडनली कर दिया, और वो या तो बहुत ही खुश हो जाएगा या तो बहुत ही गहरे गम में डूब जाएगा,
हो सकता है ज्यादा खुशी और ज्यादा गम के कारण उसको अटैक भी आ जाए। आपने सुना होगा, बहुत टाइम ऐसा देखता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके गम में दूसरा कोई व्यक्ति मर जाता है, और किसी की ज्यादा खुशी में भी दूसरा कोई व्यक्ति मर जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ज्यादा खुशी और ज्यादा गम वाला कोई भी इंसिडेंस व्यक्ति के जीवन में घटने वाला हो, उसको कभी भी आप सडनली मत बताना। अगर सडनली बता दिया और कुछ ऐसी अघटित घटना हो गई तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके यहाँ बताने आया हुआ है उसके लिए। और मैंने आपको जैसे बताया कि हस्तरेखा, जब हम परीक्षण करने आते हैं, परीक्षण करवाने आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि व्यक्ति एकांत में होना चाहिए। एकांत नहीं है तो हमेशा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होना चाहिए। अभी हम आते हैं हमारी मुख्य, अभी ये तो मैंने कुछ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ये सब मेरी किताबों में लिखा हुआ भी है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं अगर सब पॉइंट डिस्कस करने बैठूंगा तो अपने कोर्स ही खत्म नहीं होगे, एक एक पॉइंट में डिस्कस करने बैठूंगा। तो अभी हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा परीक्षण को दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हस्तरेखा हस्त विज्ञान, और दूसरा है हस्तरेखा विज्ञान। अभी हस्त विज्ञान क्या है, तो कि ये जो हथेली की बनावट है, रंग है, उंगलियां है, इसको हम हस्त विज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। फिर हस्तरेखा विज्ञान क्या है, तो कि हमारे हाथ के ऊपर आई हुई ये रेखाएं हैं, प्लस ये हाथ के ऊपर आए हुए जो भी चिन्ह है, चिन्ह आप जो हमारी अभी जो नई बुक आपको भेजी जाएंगी, उसके हाथ के ऊपर आए हुए चिन्ह के बारे में भी मैंने बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है। आप उसको पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सब्जेक्ट वास्ट है। तो ये कितना सब्जेक्ट वास्ट है। तो हस्तरेखा विज्ञान, तो ये हस्तरेखा विज्ञान क्या है, तो कि हस्तरेखा विज्ञान यानी ये हाथ के ऊपर आई हुई रेखा आदि और चिन्ह वगैरह, फिर हाथ के ऊपर स्पॉट यानी तिल जिसको हम कहते हैं, काले धब्बे हैं आदि वगैरह को हम हस्तरेखा विज्ञान में ले जाते हैं। और हस्त विज्ञान के अंदर क्या आता है, तो कि हमारी ये उंगलियां है, करपृष्ठ है, करतल है, इसको हम हस्त विज्ञान के अंदर लेके जाता है। फिर इसके बाद मेरा बॉडी लैंग्वेज का एक चैप्टर है। तो बॉडी लैंग्वेज का मैं कुछ कुछ बता रहा हूं, बाकी आप सब किताब में पढ़ लेना। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है कि जब कोई व्यक्ति आपको हाथ दिखाने आता है तो हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप स्टडी कीजिए। देखो मैं यहाँ पे सीधा खड़ा हूं, मैं और आप दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, तो हम दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं तो मेरी आंखें और आपकी आंखें एक दूसरे के सामने होनी चाहिए हमेशा। परंतु कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आंखें इधर उधर इधर इधर देख रहा है, तो समझ लेना कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ, उसको आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली किसी ने बोला है उसके लिए आपके पास आया है। दूसरा, कोई व्यक्ति जब एंटर होता है, होते होते देखो, कोई किसी को आदत है ऐसे चाबी घुमाते घुमाते आते हैं, कोई आदत है ऐसे ऐसे करते आते हैं, कोई ऐसे ऐसे बाल सलाते आते हैं, जेब में हाथ डाल के आते हैं, रूमाल लेके आते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो वो भी व्यक्ति है ना, शंकाशील स्वभाव का है। शंकाशील स्वभाव यानी उसको अगर आपने कुछ बता दिया और उसको ऐसा लगा कि ये मेरे जीवन के अंदर कुछ अशुभ घटना घटने वाली है, तो इमीडिएटली वो कोई गलत स्टेप भी ले सकता है। तो हमेशा ध्यान रखे, ऐसे कोई व्यक्ति आया जिन्होंने एक चीज उठाई रखी, दूसरी चीज उठाई रखी, तीसरी चीज उठाई रखी, तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी फल कथन करो, उसका हाथ देखो तो आई हुई व्यक्ति को बताओ, इसको खुद को मत बताओ। अगर उसको आपने खुद को बता दिया और उसने कुछ गलत स्टेप ले लिया तो आपके ऊपर तकलीफें आ सकती है। दूसरा, अभी आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाथी की आंखें देखिए आप, आइस। ये जो आंख है ना, हमारे संपूर्ण शरीर का, हमारे मन का और हमारे हृदय का आईना है। आंख से हमें पता चल सकता है कि व्यक्ति सुखी है, दुखी है, गम में है, उदास में है, कि उत्साह में है, ये आंख से पता चल जाता है। तो मैंने आंखों के बारे में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारी चीजें। आप उस चीज को एक एक चीज को पढ़ो। अभी देखे, जैसे है बंदर जैसी आंखें हैं, ऐसे तो हम कुत्ते को बहुत ही वफादार प्राणी कहते हैं, लेकिन बंदर है, कुत्ता है, चूहा है, ये जो पशु पक्षियां हैं, उनकी आंखों को देखिए और उनके प्राकृतिक स्वभाव को देखिए। अगर वो चूहे जैसी आंख वाला होगा, कुत्ते जैसी आंख वाला होगा, तो एक पात्र से जुड़ के कभी नहीं रहेगा,
अलग अलग पात्र से और रिश्ता रखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आंखों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। जब बॉडी लैंग्वेज में आप जाते हैं तो आंखों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखिए। देखो, मैं मार्शल आर्ट सीखता था, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, 1 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं जब छोटा था, यानी मैं 25-30 साल का था, तभी मैंने मार्शल आर्ट 1 डिग्री ब्लैक बेल्ट लिया था। तभी हमको सिखाया जाता था कि हाथ की कोई मूवमेंट, पैर की कोई मूवमेंट को नहीं देखना है सामने वाले की, हमेशा सामने वाले की आंख को देखना है। सामने वाले की आंख को देखकर आपको पता चल जाता है कि वो कभी और किस तरह अटैक करेगा। तो यहाँ पे भी मैं इस बॉडी लैंग्वेज में भी आपको कहूंगा कि आंखें देखकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप सबसे ज्यादा से ज्यादा जान सकते हो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे देखो, आज तो गूगल इतना बड़ा, आप गूगल सर्च, यानी गूगल बाबा जिसको हम कहते हैं, वो आज इतना बड़ा है, वो इतनी बड़ी चीज है कि आप उधर डाल दो एनिमल्स आइस, आप डाल दो मंकी, डोंकी, एलिफेंट आइस डाल दो, या तो एनिमल्स आइस डाल दो, तो सब अलग अलग जानवर की आंखें आपके सामने आ जाएंगी। आप उस आंख को स्टडी कीजिए, उस एनिमल के प्राकृतिक गुण को स्टडी कीजिए। आप ये मत समझिए, देखो हम कहते हैं कि कुत्ता तो बहुत वफादार है, लेकिन आप देखोगे कुत्ते के इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं, इतने बच्चे पैदा होते हैं, जब बड़े हो जाते तो उसको ये मालूम नहीं कि ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है, वो कुछ नहीं मालूम, वो किसी के भी साथ रिलेशन रखते हैं। तो ये चीज मैंने क्यों बताया कि जब हम हाथ की रेखा देखने वगैरह बैठते हैं तो हमें पशु पक्षी जानवरों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको है ना एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपने कभी देखो, कुत्ते को आप रास्ते में देख लेंगे टॉयलेट करते हुए, आपने कभी बिल्ली को टॉयलेट करते देखा है रास्ते में किधर? कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे आप। तो ऐसी चीजों को आप ध्यान में रखिए और बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि हस्तरेखा के अंदर बॉडी लैंग्वेज इज टू मच इंपॉर्टेंट। व्यक्ति की आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जब व्यक्ति आपके सामने आता है, ऐसे हाथ मसलते मसलते आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति है ना एक नंबर का चीटर है। ऐसे भी आपकी लाइफ में भी देखो, मेरा खुद का बिजनेस है टूर्स एंड ट्रैवल्स का, मैं तो एक आवाज से मैं पहचान लेता हूँ व्यक्ति को कि आप मेरे से टेलीफोन पे बात कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपकी एज ये है और आप इस फील्ड से है। ऐसी सब चीज मैंने डेवलप की है अपने पास, लेकिन ये मैं इसके ऊपर कोई नोट्स नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है नोट्स लिखने के लिए कि मैं उस आवाज को किस तरह प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फिर ये कौवे की आवाज, कौवा देखो डिफरेंट 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 आवाज निकालता है, तो ये कौवे की जो डिफरेंट 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 आवाज है ना, उसका भी प्रेडिक्शन है हमारे शास्त्र के अंदर। और हम उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं ज्योतिषाचार्य लोग। अभी दूसरे देते होगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट देता हूं। कौवा रोता है, कौवा हंसता है। हम कहते हैं ना घर पे आके कौवा बैठा और का करने लगा जोर से, तो गेस्ट आएंगे। तो जैसे व्यक्ति हंसता है ना, ऐसे कौवा हंसता भी है। जैसे व्यक्ति रोता है उस समय कौवा रोता भी है। तो उसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि हमारे जीवन में आज क्या घटना घटने वाली है। मेरे घर में कौवा आके ऐसा बैठा हुआ है, मेरे जीवन में क्या घटना घटने वाली है, ये हमें पता चल सकता है। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ज्योतिष का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वास्तु का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ज्योतिष और वास्तु पूरे नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, और ये नेचर आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आप किसके साथ जुड़े हुए? अगर आप ज्योतिषाचार्य है तो आप आपके जो जातक है उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस चीज का ध्यान रखिए कि भाई आप सभी की आंखों को देखिए। फिर देखो कि वो व्यक्ति ऐसे हाथ मलते आया, हाथ ऐसे छुपाते आया, जेब में हाथ डाल के आया, तो समझ लीजिए कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो हाथ मलते आया वो तो आपकी एग्जाम लेने आया है। यहाँ पे मेरे जो आगे के क्लास में भी मैंने बताया था कि व्यक्ति अगर आपकी एग्जाम लेने आता है तो कैसे पता चलता है। तो देखो आजकल हमारे पास एक बहुत ही सरल और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, यानी मोबाइल। हम एक सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड कर ले, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फटाक से उसी समय की कुंडली रख देवे, और उसी समय की कुंडली रख के एक राशि यानी एक जो जोडिएक साइन है वो 30 डिग्री का है। अगर वो 30 डिग्री के अंतिम अंश पर होगा, यानी 29 अंश के बाद होगा, या तो प्रारंभ के अंश, दूसरी राशि के प्रारंभ के अंश पर होगा, यानी 1 डिग्री पहले होगा, तो समझ लीजिए सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपकी एग्जाम लेने ही आता है,
हमेशा एग्जाम लेने ही आता है, उससे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि आप कितने डीप हो, कितने गहरे पानी में डूबे हुए हो, आपके पास नॉलेज कितनी है, वो एग्जाम लेना चाहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके जो आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है, और एक्चुअल प्रेडिक्शन के लिए आया हुआ है कि खाली आपसे मजाक मस्करी करने आया हुआ है। तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। हाथ पीछे रख के आना, हाथ छुपा के आना, ऐसे व्यक्तियों को जल्दी आप कुछ चीज बताइए मत। तो बॉडी लैंग्वेज को मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करके, आप मेरी ये जो किताब है उसमें मैंने कुछ आंखें भी दी हुई है, टाइगर की आंख दे, फिर मैंने मेढक की आंख दी है। अभी यहाँ पे मैं एक एस्ट्रोलॉजी और इसको हस्तरेखा में आंख और एस्ट्रोलॉजी की कंपेयर कर देता हूं। वीडियो अटका हुआ है मेरा? शेखर जी वीडियो अटका हुआ है? नहीं ना? अटका ना। तो यहाँ पे मैं देखिए जो मेढक की आंख है, मेरे पेज नंबर पे कुछ 24 नंबर पेज के फर्स्ट बुक के 24 नंबर के पेज के ऊपर मेढक की आंख दी हुई है। आप देखिए मेढक की आंख बाहर निकली हुई है, मेढक की आंख बाहर निकली है। यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है उनको पता है कि नहीं पता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति की आंखें बाहर निकली हो मेढक की तरह, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य हमेशा फर्स्ट हाउस में होगा। आपको फर्स्ट हाउस में होगा, या तो सूर्य की दृष्टि आपको पहले स्थान पे मिलेगी 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 100% मिलेगी। या उसकी नवमांश कुंडली देखिए, उसकी चलित कुंडली देखिए और उसकी लग्न कुंडली देखिए, आपको ये चीज जरूर प्राप्त होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये मेढक जैसी आंख वाला कैसा होता है कि भाई उसकी आयुष्य बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो सूर्य प्रधान है। सूर्य क्या देता है कि रोशनी देता है। उस रोशनी से हमें कुछ ऐसी विटामिन मिलते हैं जिससे हम तरोताजा फ्रेश रह सकते हैं। तो उसके बारे में जब हमें प्रेडिक्शन करना है, तो ऐसा मेढक वाला आंख वाला आदमी होगा तो उसके बारे में हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सरल भाषा में आपको बॉडी लैंग्वेज दी हुई है, आप इसको पढ़ना। मेरे ख्याल से कुछ 12 से 13 पन्ने हैं बॉडी लैंग्वेज के। अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफी मजा आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई हस्तरेखा के अंदर बॉडी लैंग्वेज का जिक्र बहुत कम लोगों ने किया है। हस्तरेखा के अंदर बॉडी लैंग्वेज का जिक्र बहुत कम लोगों ने किया है, और मैं तो अभी चाहता हूं कि ये तो मैंने 134 पॉइंट्स दिए हैं, मैं तो चाहता हूं कि अभी मेरा नया एडिशन आए उसमें 250 से 300 पॉइंट मेरे दिमाग में है। लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं है कि, क्योंकि ये ई बुक, जैसे चेतन भाई ने आपको बताया कि ये बुक हम लोग खुद लिखते हैं, हम किसी के पास लिखवाते नहीं है, और हम खुद मेहनत करते हैं इसके ऊपर। चलो अभी हम हमारे हस्तरेखा के मेन सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। हमारा हस्तरेखा का मेन सब्जेक्ट अब हम प्रारंभ करते हैं, और आज से तीन दिन तक हम बेसिक के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। और उस बेसिक के बाद हम धीरे 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 धीरे, देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये हस्तरेखा बहुत ही इजी है बहुत इजी सब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए आपकी आंखें बहुत ही शार्प होनी चाहिए देखने के लिए। आपको बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक एक, जैसे हम कुंडली में एक एक चीज को ध्यान रखते हैं। अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि एक कुंडली को अगर मुझे एक एक स्थान को डीपली देखना है, एक एक स्थान से मैं क्या देख सकता हूं, एक एक स्थान से मैं 50 से 60 चीजें देख सकता हूं एक स्थान से। आपने तो बोला होगा कि सर हमने तो इतनी चीजें सुनी ही नहीं है कभी जीवन में, हम तो एक स्थान से खाली यही देखते हैं कि भाई दूसरा स्थान है तो वो धन स्थान है, फिर क्या स्थान है तो कि परिवार 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 का स्थान है, फिर हमारे जो मुंह का टेस्ट है वो स्थान है, और वाणी का स्थान है, और कोई स्थान हमको मालूम ही नहीं है। तो ऐसे एक एक स्थान से जो हम 50-50 60-60 चीज देख सकते हैं जो कुंडली के अंदर, उसी प्रकार हम हाथ के अंदर भी हर चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे जो ज्योतिषाचार्य होगा उनको मालूम होगा, जो कुंडली देखते होंगे उनको मालूम होगा कि एक ज्योतिष के अंदर बृहद जातक नाम का एक सब्जेक्ट है, और उसके अंदर सभी योग दिए हुए हैं। यानी मेरी कुंडली में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इस तरह है तो वो कौन सा योग बनता है, वो सभी प्रकार के योग इधर मेरे हाथ में दिए हुए हैं। और ये मेरा जो ये योग का जो सब्जेक्ट है, और ये हाथ पे से जो कुंडली बनाने का सब्जेक्ट है,
वो मेरे मास्टर लेवल में है, मैंने इसको इंक्लूड किया है कि मैं हाथ से आपको कुंडली बनाना सिखाऊं, हाथ से डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाऊं, हाथ से डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाऊं, कुंडली बनाना सिखाऊं, ग्रहों का अस्त, ग्रहों का वक्री, ग्रहों का ऊंच, ग्रहों का नीच आदि वगैरह में सिखाऊं आपको हाथ से। फिर ग्रहों के अंश रखने को भी मैं हाथ से आपको सिखाऊं। मेरा एक ऐसा मास्टर, मेरे जो कोर्स है उसके अंदर मेरा एक मोटो है कि ये चीज मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ही काफी प्रैक्टिस की है और मैं काफी हद तक इसमें सक्सेस हुआ हूं। काफी हद तक मैं इसमें सक्सेस हुआ हूं, मैं हाथ पर से कुंडली बनाने के लिए काफी हद तक सक्सेस हुआ हूं। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये जो विद्या मैंने बहुत ही मुश्किल से हासिल की है, ऐसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है परंतु हर जगह नहीं मिलता है, तो ये मैंने जो हासिल की है मैं चाहता हूं कि मैं वो आप लोगों को दे दूं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो यंग है अगर वो सीखेंगे तो उनके लिए बेटर है कि वो यंग है, वो सीखेंगे तो वो दूसरे को भी सिखा पाएंगे। यंग है वो सीखेंगे तो दूसरे को भी सिखा पाएंगे, क्योंकि जो एजेड है उनको थोड़ी तकलीफ होती है हाथ में से वो चीज देखने के लिए। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम हमारे मुख्य विषय पे आ जाते हैं कि हाथ कौन सा देखना। जनरली सभी के मन में एक डाउट रहता है कि हाथ कौन सा देखना। तो यहां पे मैं आपको पहले साइंटिफिक समझा देता हूं कि हाथ देखने की जो हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों में जो जिक्र किया है, उस जिक्र को क्यों उन्होंने किया है, उन्होंने साइंटिफिक रीजन नहीं दिया है। यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे जो जितने भी शास्त्र है वो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। किस तरह? अगर आपको कोई कहे कि बारिश की सीजन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, हमारे धर्म में लिखा है कि बारिश की सीजन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो अपने बच्चे मान जाएंगे, बोलेंगे नहीं पापा मैकडॉनल्ड में नहीं खाना है, बारिश की सीजन में ये हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। वो तो ठीक साइंस कहता है, परंतु हमारा जो धर्म कहता है कि ये नहीं खाना चाहिए तो वो पहले मानेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान ऑर्थोडॉक्स यानी हम हिंदुस्तानी बहुत धार्मिक हैं। ऑर्थोडॉक्स तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग बहुत ही धार्मिक हैं। हम नीति नियम को पालते हैं। हमारे में उपवास करना, ये सब करना, यानी उपवास करना, ये चीज नहीं खाना, ये चीज खाना, बारिश की मौसम में क्या खाना, ठंडी की मौसम में क्या खाना, यानी ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ खुराक को डिसाइड यानी फूड को डिसाइड किया हुआ है। हम मैकडोनल्ड या तो पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं, परंतु वो ऋतु के हिसाब से भी हमने उसका अगर ग्रहण किया तो हमें वो तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन और सीजन में अगर आपने उसको ग्रहण किया तो वो आपको तकलीफ देगी। अभी यहाँ पे एक बात बता दूं, अभी ठंडी की मौसम आई, गन्ने के जूस, अरे सॉरी, गर्मी की मौसम आई समझो, तो गन्ने के जूस पे सब लोग टूट पड़ते हैं कि भाई गन्ने का जूस यानी बहुत ही ठंडा करता है, गन्ने का जूस यानी बहुत ही ठंडा करता है। यहाँ पे मेडिकल ने प्रूव किया है कि गर्मी की सीजन में अगर आपने आधे पौने ग्लास से गन्ने का जूस ज्यादा पी लिया तो आपको सुबह डिसेंट्री हो जाएगी। उसके लिए गन्ने के जूस को मेडिकल ने अवॉइड करने को किया है गर्मी की सीजन में। और हम लोग बराबर गर्मी की सीजन में गन्ने के जूस के ऊपर बाहर निकले, बहुत गर्मी है गन्ने का जूस पी लिया, बहुत गर्मी है गन्ने का जूस पी लिया। शास्त्र के अंदर यह भी कहा है कि शाम को 6 बजे के बाद नारियल का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग शाम को 8-9 बजे भी नारियल का पानी पीते हैं। क्योंकि ये जो मेडिकल साइंस है, यानी हमारे जो शास्त्र है टोटल साइंस से जुड़े हुए हैं। हमारे जो हस्तरेखाविद, हस्तरेखा शास्त्र, महर्षि, ऋषि जो भी हो गए, उन्होंने ये सब हाथ के ऊपर से उन्होंने एक एक रोग को लिखा हुआ है। यानी कौन सा रोग होगा तो आपके हाथ के अंदर क्या रेखा होगी, कौन सा स्टडी करनी है तो हाथ के अंदर कौन सी रेखा होगी, एक एक चीज को लिखा हुआ है हमारे हाथ के अंदर। यहां पर मैं अभी आता हूं कि हाथ कौन सा देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं उसको साइंटिफिक बता देता हूं कि हमारा जो ये शरीर जो है पूरा, जैसे हम कहते हैं कि शिव जी अर्धनारेश्वर यानी आधी नारी आधा पुरुष, अर्धनारेश्वर की जो शास्त्रों में उल्लेख है, उस तरह हमारे जो शरीर है वो 2 पार्ट से डिवाइडेड है, यहां से 2 पार्ट से डिवाइडेड है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, आपके शरीर के अंदर जो भी अंग दो दो में है, यानी ये 2 हाथ है, 2 कान है, नाक है, फिर ये नॉस्ट्रिल्स है, ये जो भी 2 पैर है, पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियां, हाथ
हाथ की उंगलियां, हाथ की रेखाएं, ये जो भी चीज हमारे हाथ शरीर के यानी पुरुष और स्त्री के शरीर के ऊपर 2 की मात्रा में है, उसमें वेरिएशन है, जिसको हम कहते हैं 19-20 वेरिएशन। यानी अगर मैं जूता सुबह खरीदने जाऊंगा तो मेरा एक पैर मोटा होगा, एक पैर छोटा होगा। यानी सुबह मेरे जो एक्चुअल सिचुएशन होगी मेरी पैर की, वो ही रहेगी। परंतु धीरे 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 मैं दोपहर के समय में या तो शाम के समय में 5 के पहले जाऊंगा तो वो नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, एक एग्जैक्ट माप का जूता आ जाएगा। लेकिन मैं सुबह लेने जाऊंगा तो एक छोटा लगेगा और एक बड़ा लगेगा। तो ईश्वर ने जो हमें 2 चीज दी है हमारे शरीर के अंदर, उसमें 100% वेरिएशन दिया है ईश्वर ने, 19-20 वेरिएशन दिया है। यहाँ पे स्त्री को संतान के कौन से हो गए तो भी वो शरीर के बॉडी से पता कर सकते हैं कि भाई उनको संतान में लड़का होगा कि लड़की होगी, उसकी बॉडी के ऊपर से पता कर सकते हैं। तो अभी वो चीज मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, तो बॉडी के ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं। यानी ईश्वर ने जो हमें ये 2 पार्ट दिए, हमारा शरीर के 2 पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, उसमें हमारे जो पीछे जो स्पाइनल कोड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में स्पाइनल कोड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। अभी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया तो क्या सोचेगी कि मैंने बहुत भारी वजन उठाया उसके लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। स्त्री जब खाना पकाती है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का बहुत ही ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि वो 33 इंच का, मैंने जब वास्तु में कहा था कि प्लेटफॉर्म 33 इंच का होना चाहिए, लेकिन स्त्री छोटी है तो 33 इंच के प्लेटफॉर्म पे उसका मीन्स उसको थोड़ा तकलीफ होता है, लंबी है तो भी उसको तकलीफ होता है, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी जो हमारी ये स्पाइनल कोड है ना, वो नीचे की ओर आ जाती है, यानी नीचे खिसक जाती है। तो इसमें आयुर्वेद शास्त्र के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी पद्धति दी गई है। और स्पाइनल कोड को जो इसके जानकार है वो इसे नीचे से पुशअप करके वो उसके ओरिजिनल सिचुएशन पे ला देते हैं। आपको मालूम होगा कि किसी किसी का हाथ ऐसे नीचे लटक जाता है, बोलते हैं हाथ निकल गया, फिर कोई व्यक्ति जो जानकार है उसको ऐसे ऊपर करके ऐसे बिठा देते हैं हाथ पे। तो ये जो हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र के अंदर ये पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अभी ये जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी वेन्स है, ये जितनी भी मेरे माइंड में से जितनी भी वेन्स यानी रक्त वाहिनियां यानी नसें जो निकलती है, उसका कनेक्शन मेरे राइट हैंड साइड की बॉडी से है। लेफ्ट हैंड साइड का कनेक्शन मेरी राइट हैंड साइड की बॉडी पे है और मेरी राइट हैंड साइड का जो कनेक्शन है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो देखो, एक्यूप्रेशर के जो जानकार होंगे उनको कहो कि कुछ ऐसा पॉइंट दबा देवे, यहाँ पे पॉइंट दबाएगा तो ये हाथ ठीक होगा, यहाँ पे पॉइंट दबाएंगे तो ये हाथ ठीक हो गए। जिसको सर्वाइकल हो गया है वो सर्वाइकल वाले को, अगर मुझे ये हाथ में सर्वाइकल हुआ है तो मुझे वो यहाँ पॉइंट देते हैं, यानी ये जो अंगूठा है, ये अंगूठे पे यहाँ पे पॉइंट देते हैं मुझे यहाँ पे। ये तो ये जो मेरा 2 पार्ट में है, यानी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड का माइंड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी रक्त वाहिनियां है वो मेरे राइट हैंड साइड से जुड़ी हुई है, राइट हैंड साइड से जितनी भी रक्त वाहिनियां है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ी हुई है। और हमारे मस्तक के अंदर 2 दिमाग है, एक सक्रिय मगज और एक निष्क्रिय मगज, यानी एक एक्टिव माइंड एंड एक डीएक्टिव माइंड। यहाँ पे ये शास्त्र ने तो लिखा हुआ है, लेकिन साइंस ने भी इसको प्रूफ करके दिया है कि मनुष्य का डे टाइम में ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड का माइंड एक्टिव होता है। मनुष्य का डे टाइम में ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड का माइंड एक्टिव होता है, और वो डे टाइम में जो भी क्रिया करता है, जो भी कुछ सोचता है, उसका इंप्रेशन उसके राइट हैंड पे आता है। उसके लिए शास्त्र में लिखा है कि हमेशा पुरुष का राइट हैंड देखना चाहिए। उसी तरह स्त्री का हमेशा डे टाइम में राइट हैंड साइड का माइंड एक्टिव होता है और उसका सीधा इंप्रेशन हमेशा लेफ्ट हैंड पे आता है। तो हमेशा स्त्री का मुझे लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। तो मेरे ये दूसरे हाथ किस काम के हैं? अगर मुझे पुरुष का राइट हैंड देखना है तो ये क्या है? तो ये जो मेरा हाथ है, यानी मेरा लेफ्ट हैंड, पुरुष का लेफ्ट हैंड और स्त्री का राइट हैंड, ये उसकी जन्म काल की परिस्थिति और उसके गत जन्म की परिस्थिति। हम हिंदुस्तान के अंदर, हम ज्योतिषाचार्य पूर्ण जन्म को मानते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर, हम ज्योतिषाचार्य पूर्ण जन्म को मानते हैं। पूर्ण जन्म को मानते हैं, उसके लिए देखिए, अगर आप कुंडली में देखेंगे तो आप जो महादशा में जन्मे हैं, कभी कभी ऐसा लिखा होगा इतनी भुक्त इतनी भोग्य,
यानी मुझे भुगतने की बाकी है और इतनी मैंने गत जन्म में भुगत ली। उसी तरह इधर भी ये मेरा गत जन्म और मेरे जन्म का समय का जो परिस्थिति है, जन्म के समय की मेरी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति मेरा ये हाथ, वो परिस्थिति ये मेरा हाथ, और मैं जन्म के बाद जो एक्टिविटीज करने वाला हूं, जो एक्टिविटीज मैं करूंगा और उसका जो मुझे फल मिलेगा या मिलने वाला है या मिल चुका है तो ये हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मिलने वाला है तो ये हाथ, यानी ये मेरा पास्ट है, ये मेरा फ्यूचर एंड प्रेजेंट है। यानी पुरुष डे टाइम में ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड उसका एक्टिव माइंड है, और डे टाइम में जो भी सोचता है उसका सीधा इंप्रेशन राइट हैंड साइड पे आता है, और स्त्री का डे टाइम में ऑलवेज राइट हैंड साइड का माइंड एक्टिव है। मैंने किताब के अंदर आप देख लेना, मैंने फोटो दिए हैं बहुत अच्छी तरह, उसमें मैंने फोटो देके आपको समझाया हुआ है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आज तक किसी किताब में ये फोटो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, मेरी इसकी पहली एडिशन में ये फोटो मिलेंगे, लेकिन इसमें भी मैंने वही फोटो रखे हुए हैं। तो ये फोटो मैंने इसके लिए रखे हुए बताने के लिए कि भाई स्त्री का राइट और पुरुष का लेफ्ट इंप्रेशन हाथ में आता है। अभी देखो कुछ इंसिडेंट्स जीवन के अंदर ऐसे होते हैं कि अभी मुझे समझो, अभी कोई व्यक्ति, अभी जैसे कि अभी बहुत ही लेटेस्ट इंसिडेंस एक चल रहा था कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया, किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया, ऐसे बहुत जन व्यक्तियों ने सुसाइड किया। तो ये सुसाइड जो हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या उसका इंप्रेशन हाथ पे से पता नहीं चलता है? यस, यू विल कम टू नो। हाथ पे से कैसे पता चलेगा? तो कि जब देखो हमारा ये जो माइंड है, वो माइंड है, देखो यहाँ पे मैं अभी बेसिक और एडवांस है, तो यहाँ पे मैं ना ग्रहों को भी साथ में लूंगा। हमारा जो ये माइंड है, ये माइंड के ऊपर चंद्र का आधिपत्य है। हमारा ये जो हार्ट है, ये हार्ट के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर सूर्य का आधिपत्य है। ये चंद्र और ये सूर्य, सूर्य आत्मा है। आत्मा यानी यहां से इमोशन, प्रेम, लागनी जो हम महसूस, हम एज्यूम कर सकते हो, यहां से हृदय से कर सकते हैं, लेकिन उसको उड़ा देना, चल 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 भाग, मैं तेरे से प्रेम नहीं कर रहा हूं, वो हम दिमाग से कर सकते हैं। तो ये चंद्र के ये जो हमारा दिमाग है उसके ऊपर चंद्र का आधिपत्य है, और ये चंद्र का आधिपत्य जो मनुष्य का जो दिमाग है डे टाइम पे एक्टिव है उसके ऊपर चंद्र का, और स्त्री का जो राइट हैंड साइड पे एक्टिव है उसके ऊपर भी चंद्र का, यानी हमारे माइंड के ऊपर चंद्र का आधिपत्य है। और ये चंद्र हमारे हाथ में किधर है? तो ये चंद्र हमारे हाथ के अंदर। आज टू अनम्यूट। नहीं, यहाँ આવે છે ને आज टू अनम्यूट, મારામાં આવે છે અહીંયા। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, ओके। तो हमारे हाथ के अंदर ये चंद्र का स्थान है, पर्टिकुलरली ये चंद्र का स्थान है। अभी हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसका इंप्रेशन सीधा यहाँ पे चंद्र पे आता है। और ये चंद्र किस चीज का कारक है? तो कि चंद्र है ना, उसको हमारी ज्योतिष की भाषा में चंद्र को पोस्टमैन कहा गया है। क्यों पोस्टमैन कहा गया है? तो आप देखेंगे चंद्र हमेशा मुसाफरी करता है, यानी आप देखेंगे कि चंद्र अपनी कलाएं बदलता है। यानी 1 तारीख से लेके 15 तारीख, 15 तारीख से लेके 30 तारीख, यानी हम जिसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, बराबर है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जिसको हम कहते हैं 15-15 दिन के होते हैं। 15 दिन पे एक बार अमावस्या आती है और 1 महीने के बाद एक बार पूनम आती है, यानी पूर्णिमा आती है। तो उसका सीधा इंप्रेशन यहाँ पे आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो हम बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसका इंप्रेशन यहाँ पे मिलेगा आपको। ये पर्टिकुलरली ये एरिया के अंदर आपको इंप्रेशन मिलेगा, ये एरिया के ऊपर इंप्रेशन मिलेगा। अच्छा बुरा सोचते हो तो ठीक है, लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस में हो, मेंटली ज्यादा वर्क करते हो, तो उसका इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या इंप्रेशन मिलेगा? तो कि ब्लैक स्पॉट डेवलप होने लगेंगे, आपको ब्लैक स्पॉट डेवलप होने। लेकिन जब कोई सुसाइड का इंसिडेंट, सुसाइड का जब कोई सोचता है कि भाई ये मुझे, देखो सुसाइड कुछ आज डिसाइड किया और आज जाके सीधा उसने जंप मार दिया कि गले में फांसी लगा के मर गया, वो सुसाइड नहीं है।
वो ऐसा सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये सुसाइड के लिए हमेशा वो कितने दिन से सोचता होगा, नियर अबाउट 2, ढाई, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से सोचता होगा, उसके बाद ही वो सुसाइड करेगा, उसके पहले कभी वो सुसाइड करेगा नहीं। तो हमेशा सुसाइड के लिए देखने के लिए हमेशा देखिए कि पर्टिकुलर ये चंद्र के पर्वत के ऊपर आपको आसमानी कलर दिखने को मिलेगा, और ज्योतिष शास्त्र के अंदर, हस्तरेखा शास्त्र के अंदर आसमानी कलर को सबसे बुरा कलर माना गया है, सबसे बुरा कलर माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर और हस्तरेखा शास्त्र के अंदर। वास्तु शास्त्र के अंदर भी हमारे घर के अंदर देखो आसमानी कलर हमको ज्यादातर स्काई ब्लू कलर जैसा कलर हमको ज्यादातर कहां हम एज्यूम कर सकते हैं। देखो स्काई ब्लू कलर वाला कलर ज्यादातर हम वाटर से एज्यूम कर सकते हैं, यानी हम देखते हैं कि आपको ज्यादातर पानी कैसा दिखाया जाएगा, तो कि स्काई ब्लू कलर का पानी दिखाया जाएगा। एक्चुअली स्काई ब्लू नहीं, स्काई का परछाई उसके ऊपर गिरता है, उसके लिए वो स्काई ब्लू कलर का आपको पानी दिखता है। तो ये स्काई ब्लू कलर हमारे शास्त्र के अंदर बहुत ही अशुभ माना गया है। तो ये स्काई ब्लू कलर के अगर स्पॉट यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, या तो स्काई ब्लू कलर का ये पर्टिकुलरली पोर्शन स्काई ब्लू कलर का हो रहा है, तो यू बी अलर्ट कि वो व्यक्ति आगे चलकर कुछ ना कुछ गलत कार्य करने वाला है, आगे चलकर कुछ ना कुछ गलत कार्य करने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया कि पुरुष का राइट हैंड और स्त्री का लेफ्ट हैंड, और पुरुष का जो लेफ्ट हैंड है और स्त्री का जो राइट हैंड है वो उनका पास्ट है, वो उनका पास्ट है, या तो जब वो पैदा हुए उस समय की परिस्थिति है। फिर सवाल ये उठता है कि सर अभी ये जो आजकल स्त्रियां जो है काम करती है, ऑफिस में जाती है, पैसा कमाने को जाती है। प्राचीन समय में सिर्फ पुरुष ही पैसा कमाता था, लेकिन आज स्त्रियां भी पैसा कमाने जाती है। तो ये जब स्त्रियां पैसा कमाने जाती है तो उसका कौन सा हाथ देखना चाहिए? तो देखो, अब जो स्त्रियां बाहर जाती है, काम करने जाती है, दे प्ले डबल रोल इन देयर लाइफ, दे प्ले डबल रोल इन देयर लाइफ। कैसे? देखो, स्त्रियों का काम है कि घर संभालना, चौकी बर्तन करना, खाना पकाना, लेकिन वो स्त्री चाहे डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, सॉलिसिटर हो, कुछ भी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे हो, सीए हो, कोई भी हो, लेकिन अपने घर के अंदर वो खाना पकाएगी। तो ये जब खाना पकाने का कार्य करती है तो बेचारी डबल रोल में काम करती है। एक तो सुबह जल्दी उठ के खाना पकाती है, प्लस फिर ऑफिस का भी काम करने के लिए उसको ऑफिस जाना पड़ता है। तो इस समय पे स्त्रियों के दोनों माइंड एक्टिव हो जाते हैं। इस समय पे स्त्रियों के लेफ्ट एंड राइट साइड के माइंड एक्टिव हो जाते हैं। यानी स्त्रियों के हमेशा पहले लेफ्ट देखना चाहिए, वर्किंग वुमन के हमेशा पहले लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए। वर्किंग वुमेन के मुझे दोनों हाथ को निरीक्षण करना चाहिए। ऐसे तो जब भी मैं देखूं ना, तो मुझे दोनों हाथ का निरीक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे हाथ के अंदर देखो समान रेखा नहीं मिलने वाली है, लेकिन सपोज मुझे कुछ रेखाएं समान मिली तो उसका फल कुछ चेंज हो जाता है, उसका फल कुछ चेंज हो जाता है। जो मेरी ये किताब में आपको आगे जो मेरी अभी और भी किताब आएगी उसके अंदर आपको ये चीज का जिक्र मिलेगा। रेखाओं के बारे में जब आएगा, चिन्हों के बारे में जब आएगा, तो उसमें ये जिक्र मिलेगा कि मेरे हाथ में एक ही स्थान पे सेम चिन्ह दिख रहे हैं, एक ही स्थान पे सेम रेखाएं दिख रही है, तो उसका फल क्या? तो ये मेरी किताब में आपको आगे की किताबों में आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब मैं फल कथन करता हूँ, स्त्री का करता हूँ या तो पुरुष का करता हूँ, उनका जो हाथ मुझे सर्वप्रथम देखना है, सर्वप्रथम उसको इंपॉर्टेंस दो, उसके बाद उसके दूसरे वाले हाथ को भी इंपॉर्टेंस दो। दोनों हाथ को देख के मुझे फल कथन करना है, लेकिन मुझे प्रेजेंट एंड फ्यूचर करना है। पुरुष के लिए तो यूज ऑलवेज राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट कीजिए। और जब मुझे स्त्री के बारे में जानना है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, तो मुझे उसका सबसे पहले लेफ्ट देखना चाहिए, फिर उसके बाद में उसका राइट देखूंगा। तो एक ध्यान रखिए, इस चीज को बहुत ही गहराई से सोचना और ध्यान रखना। दूसरा, अभी हम आते हैं कि 12 साल की नीचे की उम्र के जो बच्चे हैं उसका मुझे कौन सा हाथ देखना है, प्लस जो रिटायर व्यक्ति है उसका मुझे कौन सा हाथ देखना है। तो यहां पे मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, द पर्सन, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो दूसरों पे डिपेंड है, तो उसका हमेशा मुझे ऑपोजिट हैंड देखना है। जैसे अभी पुरुष बच्चा है, हाँ, यानी मेल चाइल्ड है, तो मुझे पुरुष का मैंने राइट बोला था, तो मेल चाइल्ड है तो मुझे उसका लेफ्ट देखना है। लेकिन मुझे उसका हाथ देखकर सिर्फ इतना ही बताना है कि उसकी हेल्थ और एजुकेशन, दो ही चीज मुझे बतानी है
क्या बताना है? हेल्थ और एजुकेशन। लेकिन देखो, मुझे उसके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि बच्चे की कुंडली मत देखो, बच्चे के हाथ मत देखो। अगर बच्चे के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, देखना है, तो उसके माता और पिता की कुंडली और हाथ देखना है। तो कैसे? शून्य से लेके 6 साल तक के बच्चे जो है वो माता के कर्म के ऊपर जीवित है। 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे माता के कर्म के ऊपर जीवित है। तो जब हमें कोई बताने आता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसकी माता की कुंडली या तो माता के हाथ को सबसे पहला प्रेफरेंस देवे। अभी मुझे बच्चे के बारे में देखना है तो बच्चे के बारे में पर्टिकुलरली ये पोर्शन है बच्चे के बारे में मुझे अगर देखना है तो उसकी बीमारी के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, जिसी के भी बारे में देखना है तो मुझे ये चीज देखनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, 0 से लेके 6 साल का जो बच्चा है वो माता के ऊपर डिपेंडेंट है, और 6 से लेके 12 साल का जो बच्चा है वो पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमेशा 0 से लेके 6 साल के बच्चे का माता के ऊपर डिपेंड करके आप देखो, और 6 से 12 साल पिता के ऊपर। 0 से लेके 6 साल तक अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो ये माता के अच्छे बुरे कर्म के अनुसार, या तो इस जन्म के या तो गत जन्म के कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा बच्चे को। और 6 से लेके 12 साल के बच्चे को कुछ भी हुआ तो पिता के कर्म के अनुसार, इस जन्म के कर्म या तो उसने गत जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, उस कर्म के अनुसार मुझे फल मिलेगा। और जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो अबाउ 60 है, या तो जो वी आर थिंकिंग कि भाई वो रिटायर होने वाले हैं, तो जो ऐसे रिटायर होने वाले जो व्यक्ति है उनका भी मुझे, जो रिटायर हो गए हैं उस व्यक्ति का मुझे कौन सा हाथ देखना है? तो उस व्यक्ति का मुझे हमेशा लेफ्ट हैंड ही देखना है। क्यों? क्योंकि वो रिटायर है तो उसके जो माइंड है, दोनों माइंड ऐसे सिमिलरिटी में चलेंगे। क्योंकि हमारा जो डीएक्टिव माइंड है वो हमेशा रात को चलता है। जो हम सपने देखते हैं, अभी पुरुष जो सपना देखता है वो राइट हैंड साइड के माइंड से देखता है रात के समय पे, और स्त्री जो सपना देखती है नाइट टाइम पे और लेफ्ट हैंड साइड के माइंड से देखता है। और कोई व्यक्ति डे टाइम पे भी अगर सोया है और सपना देखता है तो उसका डी एक्टिव माइंड एक्टिव हो जाता है सपने देखने के लिए। और ये सपने में हमें बहुत सारी, अगर हाथ के अंदर इंट्यूशन लाइन पावरफुल है तो हमें जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाएं भी पता चल जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि हाथ कौन सा देखना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसके ऊपर आपको कुछ भी सवाल है, फर्स्ट यू रिफर टू माय बुक, फिर मुझे सवाल करना। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज या तो कोई भी ऐसा अवकाश नहीं छोड़ा है कि आप मेरी किताब को पढ़ के समझ ना पाइए। यहाँ पे हो सकता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि हमने किसी के पास ये जो क्या बोलते हैं टाइपिस्ट, किसी के पास टाइप नहीं करवाई है, ना किसी एक्सपर्ट के पास हमने इसका ग्रामेटिकल करेक्शन वगैरह करवाया है। ये सब चीज मैंने और मेरे कलीग चेतन भाई की मेहनत है। तो एक ध्यान रखिए, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप अपनी किताब में सुधार लेना, हमें इन्फॉर्म कर देना। यहाँ पे एक वाणी अग्रवाल जी है, उन्होंने हमें बहुत ही सहाय की थी। उन्होंने बहुत सारे, उनकी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से फिर आगे के पेज वो हमें भेज नहीं पाए थे। तो उनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा ध्यान वहाँ पे उसके ऊपर रखा कि भाई आपकी ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और ये स्पेलिंग मिस्टेक्स टाइपिंग में हुई है, क्योंकि वी आर टाइपिंग इन इंग्लिश, और ये जो इंग्लिश में टाइप करते हो और सामने हिंदी में टाइप हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई हो और वो मिस्टेक के कारण कुछ स्पेलिंग गलत हो गए हो। तो यहाँ आज मैं अपने क्लास समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास मुंबई के अंदर बहुत बड़ी पाबंदी है। गवर्नमेंट ने जनवरी 31 तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। रात को 11 बजे तक उन्होंने कर्फ्यू रखा हुआ है। तो टाइम की शॉर्टेज है। कल हम आपके सामने वापिस प्रारंभ, मीन्स हमारा जो क्लास प्रारंभ करेंगे वो 7:45 कर देंगे। आप 7:45 क्वेश्चन आंसर, हाँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। अभी भी किसी को पूछना है तो 15-20 मिनट में आपको क्वेश्चन आंसरिंग के लिए दूंगा। आप चैट के माध्यम से आप डाल दीजिए क्वेश्चन, आपको मैं क्वेश्चन चेतन भाई पढ़ देंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और किसी की जो बाकी रह गए, आप बेझिझक बेफिक्र हो जाइए। कल हम
वापिस 7:45 हमारा जो क्या बोलते हैं ये, हाँ, वेटिंग रूम 7:45 बजे चालू कर देंगे और 8 बजे हम शार्प 8 बजे, देखो मैं 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग थोड़े बहुत कुछ जन लोग हैं बहुत लेट आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लोग 5 मिनट 7 मिनट लेट आते हैं, बट आई एम टू मच पर्टिकुलर इन टाइम। मुझे ये बताते हैं कि भाई आप तैयार होके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी लोग पूरे आए नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जिनको क्वेश्चन आंसर पूछना है, कल आप चैट के माध्यम से या तो व्हाट्सएप पे आप मेल कर मैसेज डाल देना कि भाई ये मेरे क्वेश्चन है और मुझे उसका आंसर चाहिए, ताकि मैं है ना वो क्वेश्चन पढ़ के आपको इमीडिएटली 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपके सबके आंसर दे दूं। और अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो लिमिटेड पीरियड है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, कुछ 15-20 मिनट है, और पर पर्सन हम चाहेंगे कि एक ही सवाल पूछिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर 3-3 4-4 सवाल पूछते हैं तो दूसरे लोगों को भी मौका नहीं मिलता है।